हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में क्लास अर्थ की विज्ञान का चैप्टर 7 जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। हम यहाँ पे सबसे पहले आपका पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, इसकी एक एक चीज को अच्छे से समझाएंगे। फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वहां पे हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कवर कराएंगे। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ में हमारे ऐप की भी लिंक मिल जाएगी जहाँ पे ये सारे के सारे नोट्स आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हो। फ्री में पाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मतलब सारा सब कुछ बिल्कुल फ्री में एक्सेस करने के लिए ऐप को डाउनलोड करने के बाद 5 स्टार की रेटिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद आप हमारे ऐप को फ्री में एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। ये है हमारा चैप्टर 7 जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है सबसे पहले तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। तो पिछला जो हमारा अध्याय थे वो था जंतुओं में जनन, उसको हमने पढ़ा। उसमें हमने देखा था जंतु जो होते हैं किस प्रकार जनन करते हैं। तो जनन की हमने दो विधियां देखी थी, एक था लैंगिक जनन, दूसरा था अलैंगिक जनन। ठीक है, तो दोनों ही विधियां कैसी होती हैं वो सारी चीजें जो है वो हमने वहां पे सीखी थी। तो यहाँ पे लिखा है, मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि भाई एक निश्चित आयु के बाद ही जनन क्यों कर सकते हैं। इसका आंसर अभी हम देखेंगे। इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाता है। तो भाई यहाँ पे हम देखेंगे मानव शरीर में किस एज में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन के बाद ही मानव जो है जनन के लिए सक्षम हो पाता है। और ये परिवर्तन आखिर होते क्या है इनको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ये कह रहे हैं अध्याय 6 में आप मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने अध्याय 6 में पढ़ा था मानव के जनन अंग कौन कौन से होते हैं, मादा के जनन अंग कौन से होते हैं और नर के जनन अंग कौन से होते हैं। इस अध्याय में हम उन हार्मोन के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। तो यहाँ पे हम वो सारे परिवर्तन देखेंगे जहाँ पे शिशु में वो परिवर्तन होकर वो शिशु को क्या बना देता है, मतलब शिशु जो होता है धीरे धीरे वो परिवर्तन आते रहते हैं और वो वयस्कता की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी पहली हेडिंग जो दी गई है वो है किशोरावस्था एवं यौवनारंभ, मतलब यौवन का आरंभ, जिसको हम क्या कह रहे हैं किशोरावस्था बोल रहे हैं। यहाँ पे बूझो आ गया है, बूझो कह रहा है अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। तो बूझो जो है क्या कर रहा है, अपना 12th बर्थडे मना रहा है। मित्रों के चले जाने के बाद बूझो और पहली अपनी माता पिता के साथ बातें करने लगते हैं। पहली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है, वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की, बूझो के कई मित्रों जिनसे वह 1 वर्ष बाद मिली थी उनकी लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई है। उनमें से कुछ तो मूछें आने से जोकर नजर आ रहे हैं। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए। तो यहाँ पे क्या था कि भाई पूजो का बर्थडे था तो पूजो ने अपने दोस्तों को बुलाया। तो जो उसकी बहन थी पहली, उसके उन दोस्तों को लगभग 1 साल बाद देख रही है। ठीक है, तो 1 साल बाद जब वो देख रही है ना तो उसको फील हो रहा है कि उसके जो कुछ दोस्त हैं एकदम से बहुत ज्यादा लंबे हो गए हैं, कुछ की मूछें वगैरह आ गई हैं। हाँ, जिनकी मूछें वगैरह आ गई है वो कार्टून जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो उसकी माँ उससे कहती है कि भाई लड़के जो है वो बड़े हो गए हैं। ये क्या है, वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है। तो वृद्धि कब कब से स्टार्ट होने लगती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को नोट डाउन कर लेना। क्या, वृद्धि जो होती है जन्म के समय से ही होने लगती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आ जाती है। वृद्धि तो हमेशा ही चलती रहती है जन्म जन्म से,
लेकिन 10-11 वर्ष जैसे ही होते हैं तो वृद्धि में जो होती है, मतलब वृद्धि जो होती है काफी फास्ट होने लगती है। और वृद्धि जो है हमें साफ साफ दिखाई देने लगती है कि हाँ ये लंबा हो रहा है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। तो शरीर में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनमें वृद्धि जो है उसका एक पार्टी है। ठीक है, मतलब वृद्धि जो है परिवर्तन का ही एक हिस्सा है। यह इस बात का संकेत है कि आप बच्चे नहीं रहे और युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं। मतलब जब वृद्धि होती है, आप बड़े हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई अब आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो रहे हो, युवा अवस्था में कदम रख रहे हो, या करो युवा हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, समझदार हो रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, बूझो कहता है शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है। तो वो सोच रहा है कि ये जो परिवर्तन होते हैं हमेशा ही होते रहते हैं, हमारी वृद्धि जो है हमेशा ही होती रहती है, मतलब हमारी लंबाई हमेशा ही बढ़ती रहती है। इस तरीके से वो सोच रहा है ये परिवर्तन अगर होते हैं तो कब तक होते हैं, कितने साल तक होते हैं, वही सोच रहा है। तो पहली कहती है या सोचती है, जीवन का यह ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं ना ही बड़े रहते हैं। मैं जिज्ञासु हूँ कि क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की इस अवधि का कोई विशेष नाम है। ठीक है, तो भाई ये कह रही है कि ये जो यहाँ हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था की ये बात कर रही है, लेकिन अभी इसका इसको नाम नहीं पता है कि इस काल को क्या कहते हैं। तो वो कह रही है कि भाई बाल्यावस्था मतलब हम जब बालक थे तब, और जब हम युवा हो गए मतलब बड़े हो गए तब, इसके बीच का जो पीरियड है, इसके बीच का जो टाइम है, उसको भी तो कुछ कहते होंगे, उसका नाम क्या है, वो ये सोच रही है। तो भी आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। तो मतलब वृद्धि जो है ऐसा नहीं है आप, आपकी मर्जी होगी तो आप चाहेंगे कि भाई मेरी लंबाई बढ़ जाए तो लंबाई बढ़ जाएगी, आप चाहोगे कि मेरी लंबाई ना बढ़े, बस इतनी ही रहे, तो ऐसा नहीं होता है। वृद्धि जो होती है, हमारी जो लंबाई वगैरह जो होती है, जो परिवर्तन होते हैं वो खुद ब खुद होते हैं, हमारे चाहने या ना चाहने से नहीं होते, ये प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था या एडोलेसेंस कहलाती है। मतलब जब हमारे शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप, मतलब जब हमारे शरीर में ऐसे परिवर्तन या हमारे जनन अंग वगैरह होते हैं उनमें परिपक्वता आती है। परिपक्वता का मतलब वो मैच्योर होने लगते हैं, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है, फंक्शनिंग होने लगते हैं। ठीक है, तो उस अवधि को, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था या एडोलेसेंस कहते हैं। किशोरावस्था जो होती है लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। तो किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो कब से कब तक का होता है, 11 से लेके 18 या 19 साल तक माना जाता है। ठीक है, यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स या 13 या 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है। मतलब जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, इसकी अवधि कहाँ से बोली है, 13 से बोली है, 18 या 19। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने यहाँ ये किशोरावस्था लेके, ये किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 है 19 वर्ष की आयु तक रहती है, यहाँ पे इन्होंने ये बोला है। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा है अगर आपको लर्न करना है, ये इन्होंने ट्रिक टाइप में समझाया है। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर आपको लर्न करना है तो अंग्रेजी के टीन्स जो होते हैं, टीन्स का मतलब ही होता है किशोरावस्था की आयु, टीन एज बोली जाती है ना, तो वही समझ सकते हो। जैसे कि अंग्रेजी में जो 13 से लेकर 18 19 तक पढ़ते हैं उसमें जो टीन होता है उसी से आप समझ सकते हो। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है, मतलब इस टीन एज में चल रहे होते हैं, 13 14 15 16 18 19। ठीक है, तो ये 3 वर्ष जो है तो समझ लो यही जो टीन, जिसमें टीन्स आता है वो हमारा किशोर अवस्था में ही आता है। ठीक है, उसी में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए क्या बोला जाता है, टीनेजर्स। किशोर अवस्था मतलब उन जो इस एज में बिलोंग करते हैं उनको टीनेजर्स बोला जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1-2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। तो लड़के जो होते हैं जल्दी बड़े नहीं होते हैं, या कह लो मेच्योर जो होते हैं लड़कियों से बाद में होते हैं। लड़कियों की एज जो मानी जाती है मेच्योर होने की वो पहले से स्टार्ट होती है, 1-2 वर्ष पहले से स्टार्ट मानी जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पे यही बात लिखी है, लड़कियों में जो होते हैं 1-2 वर्ष पूर्व, यही एज जो होती है किशोरावस्था वाली, वो पहले से स्टार्ट हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है, मतलब कि भाई जैसे लड़कियों की किशोरावस्था की अवधि अलग है, लड़कों की किशोरावस्था की अवधि अलग रहती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में जब किशोरावस्था में एक बालक जो है एंटर करता है, तो क्या होता है, उसके शरीर में कई सारे परिवर्तन आते हैं, और ये परिवर्तन यौवन आरंभ का संकेत करते हैं। मतलब ये जो परिवर्तन आते हैं, तो उसका मतलब भाई उसमें उसमें यौवन जो है वो आरंभ हो चुका है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। तो सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन माना जाता है वो है जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवन आरंभ समाप्त हो जाता है। ठीक है, किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवन आरंभ जो है वो समाप्त हो जाता है। मतलब जैसे ही इनमें क्या होता है, इनके जनन जो होते हैं, जनन अंग जो होते हैं परिपक्व हो जाते हैं, उसके साथ ही कह सकते हैं कि यहाँ पे इनका यौवन आरंभ जो हुआ था वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ऐप दिया गया है ताकि आपको दिखा दे, आपको समझ में आ जाए। तो हमारे ऐप का नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन आपको प्ले स्टोर में जाके सर्च क्या करना है, इस चैनल का नाम सर्च करना है जिसका नाम है जूजस स्टडी। चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में ना आपको क्या करना होगा, 5 स्टार की रेटिंग देनी होगी। इस तरीके से ये रेटिंग दिखती है ना, 5 स्टार की रेटिंग जो है वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आप हमारे ऐप को पूरी तरीके से फ्री में एक्सेस कर पाओगे, सारी की सारी बुक्स, उनके सोल्यूशन, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और मैथ्स जो आपको पढ़ाते हैं वो सारे हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको 5 स्टार की रेटिंग देनी पड़ेगी। तो इतना काम जो है वो आपको कर लेना है। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो भूला मत करो, सब्सक्राइब करके ही जाया करो। तो इतना काम कर लेना। और अगर जैसे कि कोई भी टॉपिक जो है मैथ्स में आपका कमजोर है, आप कमेंट करके बता दिया करो। उस टॉपिक को हम के क्या शाम के 7 PM पे लाइव क्लास लेते हैं आपके। जिस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कमेंट आते हैं, तो उस टॉपिक को ही उठाते हैं, उसको ही हम वहां पे पढ़ाते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो जूजल बेसिक मैथ वाले चैनल पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करते भी चले। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे पहली कुछ सोच रही है, देखते हैं क्या सोच रही है। ये कह रही, पहली और पूजो को एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि एवं लड़कों में हल्की दाढ़ी मूछों का आना किशोरावस्था के लक्षण है। वे यौवन आरंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहती है। ठीक है, कुछ परिवर्तन जो है उसे पता चल जाए। ठीक है, वो जो पहली को कहती है कि जब लंबाई में एक वृद्धि होने लगती है, लड़कों में हल्की हल्की दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, तो समझ लो वो किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। यह किशोरावस्था के आगे क्या है, लक्षण है। लेकिन इन लक्षणों के साथ साथ और कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसे पता चलता है कि भाई वो किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। फिर ये हमारी हेडिंग आती है, यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, यौवन आरंभ जब होता है तो कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन यहाँ पे दिया गया है लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि, एकाएक का वृद्धि मतलब एकदम से वृद्धि। एकदम से वृद्धि का मतलब नहीं अभी खड़े थे एकदम से लंबाई बढ़ गई। ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके वृद्धि जो होती है वो होती है। ठीक है, जैसे कि आप हो, आपने, आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, किशोरावस्था में है, और वो लंबाई के बढ़ने वाले पीरियड में है। आपने उसको 1-2 महीने बाद देखा, तो आप फील कर जाओगे कि हाँ इसकी लंबाई बढ़ी है, ये लंबा हुआ है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को रोज रोज देख रहे हो तो नहीं पता चलेगा। हाँ, लंबाई नाप रहे हो तो पता ही चलेगा, रोज रोज देखने से नहीं पता चलेगा। ठीक, सब कुछ टाइम पीरियड के बाद उसको देखो तो पता चल जाएगा कि हाँ इसकी लंबाई में वृद्धि हुई है। तो ये बात लिखी है, लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवन आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन का मतलब
जिसको हम साफ-साफ देख सकते हैं। दृष्टिगोचर मतलब जिसको हम साफ-साफ देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ और पैरों की अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति क्या हो जाता है? लंबा होता है। तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें हाथ पैरों की हड्डियाँ जो होती हैं, अस्थियाँ जो होती हैं, उनकी लंबाई में वृद्धि होती है जिस वजह से क्या होता है व्यक्ति जो होता है वो लंबा हो जाता है। अब हमारे पास क्रिया क्लास 7.1 दिया गया है। इसमें बोला गया है निम्न चार्ट में लड़के और लड़कियों की आयु के साथ लंबाई में वृद्धि की औसत दर को दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे चार्ट दिया गया है इसमें लड़के और लड़कियों की आयु भी कितनी है, उनकी लंबाई में क्या वृद्धि है वो दिखाया गया है। कॉलम 2 और 3 में किसी व्यक्ति की लंबाई को प्रतिशत में दर्शाया गया है जो किसी आयु पर पहुंचने पर हो। आयु को कॉलम 1 में दर्शाया गया है। उदाहरण 11 वर्ष की आयु तक एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 81% लक्ष्य प्राप्त करता है, जबकि एक लड़की अपनी पूर्ण लंबाई का 88% तक पहुंच जाती है। कब? 11 वर्ष की आयु तक। यह आंकड़े प्रतिनिधित्व मात्र हैं जो व्यक्तियों में भिन्न हो सकते हैं। अपने मित्रों के लिए सारणी का प्रयोग करके उनकी पूर्ण लंबाई का अनुमान लगाएं और पता करना है क्या भाई, पता लगाइए कि आपकी कक्षा में कौन लंबा है और कौन सबसे बौना हो सकता है। मतलब कक्षा में ही आपको ऐसी सारणी अपने दोस्तों की लंबाई क्या है ये इस तरीके से आप एक सारणी टाइप में बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आयु लिखी है 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष इस तरीके से लिखा है। ठीक है, और जो लड़के हैं 8 वर्ष तक 72% अपनी जितनी इनकी लंबाई बढ़नी है उसका 72% पा लिया। लड़कियों ने 77, 9 वर्ष की आयु में लड़कों ने 75, लड़कियों ने 81% पा लिया। 10 वर्ष की आयु में 78, लड़कियों ने 84, 11 वर्ष की आयु में लड़कों ने 81% और लड़कियों ने 88%। ऐसे ही हम देखते हैं कि 18 वर्ष की आयु तक लड़कियों ने भी 100 पा लिया और लड़कों ने भी 100% पा लिया है। ठीक है, तो फिर लंबाई के लिए गणना के लिए एक फॉर्मूला इन्होंने दिया है जो कि सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे सब ऊपर क्या लिखना है, अंश में हमें लिखना है वर्तमान लंबाई जो कि सेंटीमीटर में होनी चाहिए, वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत। ठीक है, और इनको हमें कर देना है 100 से गुणा। जैसे कि उदाहरण इन्होंने दे दिया है भाई, अभी तो इन्होंने फॉर्मूला ही दे दिया है, अब उदाहरण की भी बात है। जैसे कि एक लड़का जिसकी आयु कितनी है, जैसे कि एक लड़का दिया है जिसकी आयु 9 वर्ष है, उसकी लंबाई जो है 9 वर्ष में 130 सेंटीमीटर है। वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वर्तमान में है 120, मैं वर्तमान वाली लिखूंगी थी। वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत वो मान लेते कितना है, तो जैसे कि 9 वर्ष की आयु में कितना प्रतिशत पा रहा था, यहाँ पे हमने देखा था 9 वर्ष की जब आयु हो रही थी तो कुल लंबाई का 75% जो है वो पा रहा था। इस हिसाब से हमने देखा है। लड़का है 75 लिया, लड़की होती तो हम कितना लेते, 81% लेते। ठीक है, तो हमने नीचे 75 लिख लिया और 100 से गुणा कर दी, काटा पीटी कर दी, काटा पीटी नहीं आती है तो काट लो। 25 या 75, 25 चक्कू 100, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 0 और 4 चक्कू 16, 160 हो गया। इस तरीके से पता चल गया है कि भाई उसकी कुल लंबाई जो होगी वो 160 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे क्रियाकलाप 7.2 दिया गया है। इन्होंने कहा है कि क्या कहा, इन्होंने कहा है क्रियाकलाप 7.1 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके यह ग्राफ बनाइए। एक्स अक्ष पर लंबाई, एक्स अक्ष पर आयु को दिखाना है और वाई अक्ष पर लंबाई में वृद्धि का प्रतिशत। अपनी आयु को ग्राफ पर विशिष्ट रूप से चिन्हित कीजिए। आप लंबाई के जिस प्रतिशत को प्राप्त कर चुके हैं उसका पता लगाइए। आप अंततः जिस लंबाई को प्राप्त कर सकेंगे उसका परिकलन कीजिए और अपने ग्राफ में तुलना कीजिए। जैसे कि मान लो आप 9 वर्ष की आयु में हैं, ठीक है, तो आप जो हैं कितने प्रतिशत हो, ये कितने प्रतिशत वाई अक्ष पर
वृद्धि का प्रतिशत लेना है। ठीक है, वृद्धि का प्रतिशत 9 वर्ष की आयु में 75 था, तो 75 के बाद हमारा कितना था? 10 वर्ष की आयु में 78, 81, 84 इस तरीके से चल रहा था। तो ये हो गया 78, 81, 84 इस तरीके से हमने ग्राफ के हिसाब से ये बना दिया है। ठीक है, ये प्रतिशत जो रेड लाइन वाला जो है वो हमने ग्राफ के हिसाब से बनाया है। ये और ब्लू लाइन वाला जो है, जो ब्लू लाइन वाला हमारा दिया गया है वो ये किस लिए दिया गया है? जैसे कि 75% आपको प्राप्त करना है, पर आपने प्राप्त कितना कर लिया है? मान लो 78% आपने प्राप्त कर लिया। ऐसे ही 9 वर्ष की आयु में आपने 81% प्राप्त कर लिया, आपको प्राप्त करना था 75%। मतलब आपकी लंबाई जो है जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है, मतलब आपकी लंबाई अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ने वाली। फिर यहाँ पे लिखा है प्रारंभ में लड़कियां जो होती हैं लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं। मतलब प्रारंभ में क्या होता है, लड़कियों की लंबाई जो होती है, मतलब मान लो लड़की जो है 13 साल की हो, ठीक है, 13 साल में लड़की की लंबाई जो है काफी ज्यादा बढ़ती है, मतलब अच्छे से बढ़ती है। ठीक है, मान लो उसकी लंबाई होनी चाहिए, टोटल लंबाई 150 सेंटीमीटर होगी, उसमें से उसने 120 सेंटीमीटर पा ली बहुत ही जल्दी। इतनी से 30 सेंटीमीटर 13 वर्ष की आयु में इसकी ग्रोथ हो कितनी? 120 सेंटीमीटर। ऐसे ही 13 वर्ष की आयु का क्या है? लड़का है जिसकी टोटल लंबाई भी 150 सेंटीमीटर हो सकती है। और करो, ठीक है, 150 सेंटीमीटर ही उसकी लंबाई, टोटल लंबाई होने वाली है। और 13 वर्ष की आयु में उसने कितनी लंबाई प्राप्त की? 110 सेंटीमीटर ही उसने पाई। मतलब सेम एज में लड़कियां जो होती हैं स्टार्टिंग के वर्षों में जल्दी लंबाई प्राप्त करती हैं, पर लड़कियों की लंबाई जो होती है बाद में रुक जाती है, नहीं बढ़ती है। पर लड़कों की लंबाई जो है 18-19 साल तक बढ़ती ही रहती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो फिर हमारा यहाँ पे आगे लिखा हुआ है अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी कैसी होती है? भिन्न भिन्न अलग अलग होती है। कुछ यौवन आरंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति जो होती है कैसी होती है? धीमी होती है। मतलब कुछ जो होता है जिनका यौवन आरंभ होता है उनकी लंबाई जो होती है पहले स्टार्टिंग में तेज होगी, फिर बाद में धीमी हो जाएगी। लेकिन कुछ जो होते हैं हमेशा धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, या कुछ जो होते हैं स्टार्टिंग में धीरे उनकी वृद्धि होती है और बाद में एकदम से तीव्र हो जाती है। फिर ये जो है पहली कहती है मैं चिंतित हूँ, यद्यपि मैं लंबी हो गई हूँ परंतु शरीर की तुलना में मेरा चेहरा जो है वो छोटा है। मैं कह रही मैं लंबी तो हो गई हूँ पर शरीर की तुलना में जो मेरा चेहरा है काफी ज्यादा छोटा है, तो इसलिए वो परेशान है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है पहली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका शरीर बढ़ रहा है तो शरीर का हर एक पार्ट भी उसी वृद्धि दर से बढ़ेगा। कभी कभी हो जाता है कि उनकी वृद्धि दर जो होती है वो अलग अलग होती है। कभी कभी किशोर के हाथ और पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही एक दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं, फलतः शरीर सुदृढ़ हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे इनकी हर अंगों की वृद्धि दर समान नहीं है तो समान ही नहीं रहेगी। वो क्या होता है धीरे धीरे, अगर आज नहीं समान है तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद वो जो होता है शरीर को अपना बैलेंस में बिठा लेता है, या कह लो कि शरीर के बाकी अंगों का अनुपात उसी अनुपात में बढ़ने लगेगा जिससे सारा शरीर जो है बैलेंस लगे, संतुलित। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आपने ध्यान दिया होगा किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी ना किसी सदस्य के लगभग समान होती है। मतलब किसी जो लंबाई होती है किसी भी परिवार में, ठीक है, किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार से किसी न किसी सदस्य के समान ही होती है। इसका कारण यह होता है कि लंबाई जो होती है, ठीक है, हाँ, तो इसका कारण क्या होता है, लंबाई जो होती है माता पिता से प्राप्त जीन्स पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? जीन पर निर्भर करती है। परंतु
वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। मतलब ये ऐसा भी है कि भाई लंबाई आपकी तभी प्रॉपर तरीके से बढ़ पाएगी जब आप उचित आहार या कह लो संतुलित आहार लोगे। ठीक है, जब जब आपकी लंबाई बढ़ने वाले दिन होते हैं तो उस टाइम को आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। संतुलित आहार जो है लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह अस्थियों, मांसपेशियों, शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने के लिए पर्याप्त पोषण करने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, किशोर को पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। अब शरीर की आकृति में क्या क्या और कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे और सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं। मतलब आप कभी ऑब्जर्व करना, आपसे जो छोटी कक्षा के जो बच्चे हैं उनकी तुलना में आपके कंधे जो होंगे वो चौड़े होंगे। इसका कारण यह होता है कि वे यौवन आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं, जब वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इसका कारण यही है कि भाई आप जो हैं, आप बड़े हो तो आपके कंधे वगैरह चौड़े होंगे। तो इसका कारण क्या है कि भाई आप यौवन आरंभ कर चुके हो, यौवन आरंभ अवस्था में प्रवेश कर चुके हो, जिसके कारण कंधे जो होते हैं फैलकर कैसे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। और लड़कियों में कमर का निचला भाग जो होता है वो चौड़ा हो जाता है। ठीक है, वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कों की अपेक्षा सुस्पष्ट और गठी हुई दिखाई देती। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन भी कैसे होते हैं, अलग होते हैं। तो किशोरावस्था के दौरान में लड़कियों और लड़कों में जो परिवर्तन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और लड़कों की जो मांसपेशियां वगैरह जो होती हैं, हड्डियां वगैरह जो होती हैं, थोड़ी गठी हुई, टाइट होती हैं। गठी हुई मतलब सुस्पष्ट, गठी हुई मतलब हार्ड थोड़ी होती है। फिर यहाँ पे स्वर में परिवर्तन की बात, स्वर मतलब आवाज में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज जो होती है वो फटने लगती है। लड़कों की आवाज में अक्सर जो होती है बड़े लंबाई उनकी बढ़ने के बाद फटी फटी सी लगती है। यौवन आरंभ में स्वर यंत्र या लैरिंक्स, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र जो होता है विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। तो लड़कों में क्या होता है भाई, जब वो उसमें पहुंचते हैं, किशोरावस्था में पहुंचते हैं, तो उनका स्वर यंत्र होता है जिससे जो आवाज निकलती है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, वो विकसित होने लगता है और बड़ा हो जाता है। ठीक है, मतलब जितना साइज होता है नॉर्मली उससे थोड़ा सा बड़ा होने, भाई बॉडी बढ़ रही है तो स्वर यंत्र भी बढ़ेगा, उसका साइज भी बढ़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है, स्वरयंत्र जो होता है लड़कों में बढ़ता हुआ स्वरयंत्र गले की ओर सुस्पष्ट उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई देने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। एडम्स एप्पल या कंठमणि में जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा ये स्वरयंत्र है, ये थोड़ा सा इसका साइज जब बढ़ जाता है, कभी अक्सर होता है, अक्सर मतलब सभी लड़कों में नहीं होता है, ये हड्डी सभी लड़कों में नहीं निकली होती, कुछ लड़कों में ये हड्डी जो होती है इस तरीके से निकली हुई दिखाई देती है। इसको ही क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। इसी वजह से क्या एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं, इसी की वजह से थोड़ी आवाज जो होती है वो भारी होने लगती है। और लड़कियों में क्या होता है, स्वरयंत्र जो होता है अपेक्षाकृत छोटा होता है। मतलब लड़कों की तुलना में लड़कियों का स्वरयंत्र जो होता है वो छोटा होता है, बाहर से समानता दिखाई नहीं देता। मतलब यह उसमें वृद्धि भी अगर होती है तो वो गले से निकलती, इस तरीके से हड्डी नहीं निकलती है। ठीक है, वो दिखाई नहीं देती, वो छोटा ही रहता है। तो सामान्यतः लड़कियों का स्वरयंत्र उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर जो होता है वो गहरा होता है। तो लड़कियों का जो स्वर होता है, उनकी आवाज होती है उच्च तारत्व की होती है, या कह लो हाई पिच की होती है। ठीक है, इसीलिए उनकी आवाज जो होती है कैसी होती है, पतली होती है। और लड़कों की आवाज जो होती है, पिच जो होता है थोड़ा हाई, वो होता है, उनका लाउडनेस ज्यादा होती है। ठीक है, लड़कों की आवाज में लाउडनेस होती है, लड़कियों की आवाज में पिच होती है। तो इस वजह से आवाज में फर्क होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की अपेक्षा
पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि होती है और आवाज फटने या भराने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों में अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर जो होता है सामान्य हो जाता है। ठीक है, ये जो मतलब उनकी आवाज जो फटी फटी सी रहती है, हमेशा नहीं रहती है। आप देखोगे कि जो मतलब बड़े हो जाते हैं लोग, उनकी आवाज भी सही हो जाती है, लेकिन जब लड़कों की लंबाई एकदम से बढ़ जाती है तो उनकी आवाज भी फटने लगती है। फिर जब नॉर्मल, जब उनकी लंबाई जो है बढ़ना बंद हो जाती है, वो एक मतलब प्रॉपर ग्रोथ पे आ चुके होते हैं, तो उनकी आवाज भी सही हो जाती है। ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो ये कह रहा है भाई बुझो, मेरे कुछ सहपाठी हैं, उनकी आवाज जो है फटी फटी है। मैं जान गया हूँ कि उनकी आवाज क्यों फटी फटी है। ठीक है, और इसको भी पता चल गया है कि भाई उसके दोस्तों की आवाज आखिर क्यों फट गई थी। यहाँ पे लिखा है स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। अब यहाँ पे तेल ग्रंथियों की बात की जा रही है। किशोरावस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का स्राव जो है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, चेहरे से कभी कभी लगता है ना तेल सा निकल रहा है, तो यही तेल ग्रंथियों की यहाँ पे बात हो रही है। इन ग्रंथियों का अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे, आंख पर फुंसियां और मुहासे इत्यादि हो जाते हैं। मतलब ये तेल वगैरह जो निकलता है, ऑयली स्किन जिसको बोलते हैं, इसके कारण क्या हो जाता है, चेहरे पे फुंसियां और मुहासे जो होते हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, इसको भी पढ़ लेते हैं। स्वेद ग्रंथि, तेल ग्रंथि, लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती हैं। तो किसके द्वारा ये स्रावित होता है, स्रावित वाहिनियों द्वारा ही ये इनमें होता है इनका स्राव। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधा रुधिर प्रवाह में निर्मोजित करती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है, नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं इनको। फिर आगे चलते हैं, जनन अंगों का विकास। तो हम नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है, जनन अंगों का विकास। पिछले अध्याय में 6.1 6.3 में दर्शाए गए मानव जननांगों का पुनर्वलोकन कीजिए। ठीक है, तो वहां पे हमने नर और मादा दोनों के जननांगों को देखा था। ठीक है, यौवन आरंभ में नर जनन अंग जैसे कि वृषण शिश्न पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से क्या निकलता है, शुक्राणु का उत्पादन होता है, और लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है, तथा अंड जो होते हैं क्या कैसे होने लगते हैं, परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से क्या निकलते हैं, अंडाणुओं का निर्मोचन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हमने देखी थी पिछले चैप्टर में। फिर यहाँ पे है मानसिक बौद्धिक संवेदनात्मक परिपक्व परिपक्वता प्राप्त, मानसिक बौद्धिक संवेदनात्मक परिपक्वता का प्राप्त होना। यहाँ पे क्या लिखा है, किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि है। तो किशोरावस्था जो होती है वो व्यक्ति के सोचने में परिवर्तन की अवधि है। ठीक है, मतलब कि क्या, किशोरावस्था में व्यक्ति के सोचने का तरीका भी थोड़ा चेंज हो जाता है। पहले की अपेक्षा किशोर जो होता है अधिक स्वतंत्र होते हैं, अपने प्रति अधिक सचेत रहते हैं, मतलब अपने लिए थोड़ा अवेयर होने लगते हैं, जागरूक होने लगते हैं। ठीक है, उनमें बौद्धिक विकास भी होता है, मतलब उनकी बुद्धि जो है उसमें भी विकास होता है। वे सोचने विचारने में काफी समय लेते हैं, हर चीज मतलब हर चीज को मतलब करने से पहले उसको सोचते बसते हैं। ठीक है, वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय होता है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है किशोरावस्था वाला, ये सर्वाधिक सीखने की क्षमता होती है, मतलब सीखने की सर्वाधिक क्षमता जो होती है इस अवस्था में होती है। कभी कभी किशोर शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। मतलब कभी कभी अपने अंदर जो होने वाले परिवर्तन होते हैं उनसे वो असहज हो जाता है, वो मतलब कभी कभी नहीं खुद को समझ पाता है, तो वो खुद को असुरक्षित महसूस करता है, मतलब कुछ अच्छा नहीं महसूस करता है। परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई भी कारण नहीं है। ये परिवर्तन जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, मतलब ये परिवर्तन जो है वो उनको होना ही होना है। वो परिवर्तन जीवन का एक हिस्सा है,
जो शारीरिक वृद्धि के कारण ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, शरीर में कई सारे परिवर्तन होते हैं, इसलिए ये सारे जो लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है गौण लैंगिक लक्षण। गौण मतलब मुख्य, लैंगिक लक्षण जो होते हैं वो क्या है। कक्षा 6 में हम अध्याय 6 में हम पढ़ चुके हैं वृषण एवं अंडाशय जनन अंग। हमने क्या जनन अंगों को पढ़ा, एक तो वृषण को पढ़ा था जो कि नर अंग में होता है, नर जनन अंग में होता है। दूसरा था अंडाशय जो कि मादा जनन अंग में होता है। वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। तो ये जो वृषण जो होते हैं शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, अंडाशय जो होते हैं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है, युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरों पर क्या उगने लगते हैं, बाल उगने लगते हैं। दाढ़ी मूछ जो होती है वो आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, मतलब इसी लक्षण के कारण ही पहचान सकते हैं कि ये लड़का है लड़की। ठीक है, इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मुख्य लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं और लड़कों और लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी हिस्सों पर प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ गौण लक्षण जो है वो हमने यहाँ पे देखे। यहाँ पे लिखा है बूझो पहले दोनों ही जानना चाहते हैं कि यौवन आरंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन कर, मतलब ये परिवर्तन जो होते इतने सारे जो हमको लक्षण बताए गए, परिवर्तन बताए गए हैं, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है। यहाँ पे लिखा है फिर किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित। तो ये जो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं हार्मोन द्वारा ही क्या होते हैं, इनको नियंत्रित, मतलब ये हार्मोन द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअली में वो एक रासायनिक पदार्थ होते हैं या अंतःस्रावी ग्रंथियों या अंतः स्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो ये किससे स्रावित होते हैं, ये हार्मोन है और रासायनिक पदार्थ हैं तो स्रावित होंगे। तो किससे स्रावित होते हैं, जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, उनसे या अंतःस्रावी तंत्र द्वारा जो होते हैं वो स्रावित किए जाते हैं। यौवन आरंभ के साथ ही वृषण जो होते हैं पौरुष हार्मोन अर्थात टेस्टोस्टेरोन का स्रावण प्रारंभ कर देता है। तो यौवन जब आरंभ होता है तो वृषण जो होता है पौरुष हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उसका श्रावण जो है मतलब उसको स्रावित करने लगता है। ठीक है, यह लड़कों में परिवर्तन का कारक है जिसके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना। ठीक है, तो ये सब काहे से होता है, ये सब होता है टेस्टोस्टेरोन के स्राव के कारण। लड़कों में यौवन आरंभ के साथ ही अंडाशय, लड़कियों में यौवन आरंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादन करना प्रारंभ कर देता है। भाई जब लड़कियों में यौवन आरंभ होता है तब क्या होता है, लड़कों में तो टेस्टोस्टेरोन का श्रावण होता है जिसको हम पौरुष हार्मोन बोलते हैं, लड़कियों में क्या होता है स्त्री हार्मोन जिसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं, इसका श्रावण जो होता है प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसका श्रावण क्या है, ये एस्ट्रोजन जो है उत्पादित होने लगता है। यहाँ पे श्रावण नहीं हो रहा, उत्पादित हो रहा है। ठीक है, तो लड़कियों में क्या होता है स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन उत्पादित होने लगता है जिसके कारण क्या होता है स्तन विकसित होने लगते हैं। दुग्ध स्रावी ग्रंथियां अर्थात दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होने लगते हैं। इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को ही हम पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा साबित किया जाता है। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है ये जो होता है इसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। इन्हीं के द्वारा ये जो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि जो आपने पढ़ा होगा, पीयूष ग्रंथि ही मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है जनन प्रकार प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। ठीक है, जनन प्रकार प्रारंभ करने में हार्मोन्स की क्या भूमिका रहती है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। ठीक है, इसीलिए वो क्या करती हैं,
अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं। इस बात का मतलब अभी नहीं समझ पाए होंगे, इस बात को हम ऐसे समझते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, लड़कियों में अलग है, लड़कों में अलग है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये अपना हार्मोन जो है वो स्रावित कहाँ करती हैं, रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं। रुधिर प्रवाह मतलब हमारी जो वेन्स वगैरह होती हैं, इनमें ही स्रावित करती हैं, जिससे भाई रुधिर, रुधिर का मतलब समझते हो ना, खून होता है, ठीक है। रुधिर का मतलब होता है खून, तो खून तो हमारी पूरी पूरी बॉडी में बहता है। तो ये ऐसी जगह ये स्रावित होती हैं, कहाँ, जो हमारी पूरी बॉडी में चलता है। तो पूरी बॉडी में चलता क्या है, खून। तो रुधिर प्रवाह जहाँ पे होता है वहीं पे ही ये स्रावित होती है, जिससे शरीर के जो भी विशिष्ट भाग है, ठीक है, जहां जहां तक हमें पहुंचाना है, विशेष लक्ष्य स्थल तक हम पहुंच सके, मतलब विशिष्ट भाग जो है, और रुधिर जो हर जगह फैलता है, तो इस ऐसी जगह पे ये हार्मोन जो होते हैं स्रावित होते हैं, जहां जहां पे हमें इनको पहुंचाना होता है, ऐसी जगह पे रुधिर प्रवाह में ही ये स्रावित कर दिए जाते हैं, ठीक है। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही दो है, हमारे शरीर में कई सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। वृषण, अंडाशय, लैंगिक हार्मोन स्रावित, वृषण जो होते हैं और अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। क्या करते हैं, तो वृषण जो होता है वो कहाँ होता है, मादा जननांग में होता है। अंडाशय जो होता है, वृषण हार्मोन जो होता है नर जननांग में होता है, और अंडाशय जो होता है वो मादा जननांग में होता है, ठीक है। तो वो अपने अपने हार्मोन जो है वो स्रावित करते हैं, ठीक है। और आपने अभी अभी पढ़ा है कि ये हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं। लैंगिक हार्मोन में पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करते हैं, तो पीयूष ग्रंथि जो होते हैं वो भी अनेक हार्मोन जो है वो स्रावित करते हैं। उनमें से एक हार्मोन जो होता है अंडाशय में अंडाणु और वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। तो ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, इनसे तो अनेक हार्मोन स्रावित होते ही होते हैं, लेकिन ये नरों में क्या करते हैं, ये ऐसा हार्मोन स्रावित करते हैं जो उनके शुक्राणुओं को परिपक्व होने में नियंत्रण करते हैं। और लड़कियों में क्या करते हैं, गर्ल्स में या लो मादा में क्या करते हैं, उनके जो अंडाशय में अंडाणु है उनको परिपक्व होने के को नियंत्रित करते हैं। कौन, पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स की यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे यहाँ लिखा है, यहाँ पे अब हमारे पास एक फ्लो चार्ट दिया है, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट दिया गया है, जो फ्लो चार्ट दिया गया है, यौवन आरंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यौवन अवस्था में क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं हार्मोन द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे हमारी दी गई है। यहाँ पे लिखा गया है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जो होते हैं वो जनन अंगों को टेस्टोस्टेरोन में तथा एस्ट्रोजन में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। कौन, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। और यहाँ पे क्या करता है, हार्मोन जो होते हैं रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है। कहाँ पे स्रावित किया जाता है हार्मोन्स को, रुधिर प्रवाह में, जो कि अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तथा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हार्मोन जो होता है यौवन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो हम पढ़ चुके हैं, इसी चीज को फ्लो चार्ट पे इन्होंने दिखा दिया है। तो यहाँ पे लिखा है, पहली और जो अब समझ गए हैं कि यौवन आरंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है, ठीक है, जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है, ठीक है। परंतु वे जानना चाहते हैं कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता रहता है या कभी समाप्त भी होता है। मतलब ये जानना चाहते हैं कि भाई ये जनन काल है, जब तक मतलब बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, ये हमेशा चलता रहता है कि इसका भी एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मानव में जनन काल की अवधि क्या है, ठीक है। अवधि मतलब समय। जब किशोरों के वृषण और तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। मतलब जब किशोरों में वृषण जो होते हैं उनसे शुक्राणु स्रावित मतलब निकलते हैं, अंडाशय अंडाणु उत्पादित होते हैं, तो वे जनन करने के योग्य हो जाते हैं। मतलब तब वो होते हैं उनमें जनन किया जा सकता है, ठीक है। और फिर लिखा है, युग्मक की परिपक्वता और उत्पादन की क्षमता पुरुषों में
स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो युग्मक निकल रहे हैं, मतलब ये अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं, इनको ये युग्मक बोला जा रहा है। ये जो युग्मक होते हैं, इनकी परिपक्वता जो होती है और उत्पादन की क्षमता जो होती है, वो स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में जो इनका टाइम पीरियड होता है वो समझ लो ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब जो मानव में जनन काल की अवधि जो है पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा जो होती है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पे लिखा है स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ जो होता है, या कह लो यौवन आरंभ जो होता है, 10 से 12 वर्ष की आयु से माना जाता है। कब से माना जाता है? जनन अवस्था का प्रारंभ जो होता है 10 से 12 वर्ष की आयु से मान लिया जाता है, तथा समानता 45 से 50 वर्ष तक की आयु तक चलता रहता है। मतलब स्त्रियों की बात की जाए 10 साल से लेकर 50 साल तक, या कह लो 12 साल से लेकर 45 साल तक, कुछ भी मान सकते हो, 10 से 50 या 12 से 45 या 10-12 साल से 50 से 45 साल तक रहता है। ठीक है। यौवन आरंभ पर अंडाणु जो होते हैं कैसे होने लगते हैं? परिपक्व होने लगते हैं। परिपक्व का मतलब मैच्योर होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी भी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। तो भाई जो हमारे अंडाणु होते हैं, ठीक है, उनमें एक अंडाणु जो होता है परिपक्व होता है। कितने अंडाणु परिपक्व होता है? एक अंडाणु परिपक्व होता है जो 28 से 30 दिनों के अंतराल में किसी भी एक अंडाशय द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, निर्मोचित किया जाता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार जो होती है वैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो ये जो इस समय जो जो अंडाणु परिपक्व होता है उस टाइम पीरियड में क्या होती है? अंडाशय की जो दीवार होती है, वॉल होती है, भित्ति जो होती है वो कैसी होती है? मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके। ठीक है, तो मतलब इसका क्या है? जब निषेचन हो, मतलब एक अंडाणु जो है परिपक्व है, और जब निषेचन प्रक्रिया हो तब वो ऑलरेडी तैयार हो, अपनी व्यक्ति को मोटा करके रखा है, मतलब जो गर्भाशय की दीवार होती है उसको मोटी करके रखी है, ताकि अगर निषेचन के बाद अगर गर्भ धारण हो तो उसमें क्या करे, वो जो युग्मनज है उसको ग्रहण करे और वहां पे उस भ्रूण का विकास हो, इस वजह से, जिसके फलस्वरूप गर्भ धारण होता है। अतः अंडाणु का निषेचन यदि मतलब जिसके फलस्वरूप ही क्या होता है? गर्भ धारण होता है। ठीक है, मतलब पूरी तैयारी जो है ऑलरेडी करके रखी जाती है हमारी बॉडी के द्वारा, अगर गर्भ धारण होता है तब। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है, मतलब अंडाणु का अगर निषेचन ही नहीं हो पाया, उस स्थिति में अंडाणु और गर्भाशय का मोटा स्तर जो होता है उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। ठीक है, इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे बोल रहा है जब अंडाणु जो होता है, मतलब एक हमारा अंडाणु जो होता है परिपक्व होता है, लेकिन जब निषेचन प्रक्रिया ही नहीं हुई, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? जिसके फलस्वरूप गर्भ धारण ही नहीं होगा। ठीक है, गर्भ धारण ही नहीं होगा तो जो अंडाणु तथा गर्भाशय का जो मोटा स्तर है उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित कर दिया जाता है। मतलब जो चीजें यूज नहीं हो पाई हैं, ठीक है, जिन ब्लड सेल्स का यूज नहीं हो पाया है उसको उसका क्या होता है? स्त्रियों में रक्तस्राव होता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? पीरियड बोलते हैं। तो उसी को ही ऋतुस्राव या रजोधर्म बोलते हैं। तो ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। ठीक है, पहला ऋतुस्राव जो होता है यौवन आरंभ में होता है, जिसको रजो दर्शन कहा जाता है। तो जो पहला ऋतुस्राव होता है, ठीक है, वो कब होता है? यौवन आरंभ में होता है, जिसको क्या कहते हैं? रजो दर्शन बोलते हैं। ठीक है, लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। तो ये जो क्या बोलते हैं, रजोधर्म जो होता है वो कब से कब तक होता है भाई? ये लगभग 45 से 50 वर्ष तक की आयु तक होता है। तभी यहाँ पे बोला गया है कि जो अम, क्या बोलते हैं, जो स्त्रियां जो होती हैं कब तक जनन मतलब कर सकती हैं? 45 से 50 वर्ष की आयु तक कर सकती हैं। जब तक रजो धर्म होता है तब तक ही स्त्रियां जो होती हैं वो गर्भ धारण
कर सकते हैं। ठीक है, ऋतुस्राव के रुक जाने से रजो निर्वृत्ति, मतलब ऋतुस्राव के रुक जाने को ही क्या कहते हैं, रजो निर्वृत्ति कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो रजो धर्म जो होता है जब रुक जाता है इसको हम रजो निवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। तो प्रारंभ में क्या होता है इसका मतलब ये अनियमित होता है, कभी आया कभी नहीं आया, इस तरीके से होता है, लेकिन कुछ समय बाद ये नियमित होने लगता है। तो यहाँ पे पहली कह रही है, पहली कहती है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजो दर्शन से रजो निवृत्ति तक होती है। ठीक है, जनन काल की अवधि कब तक मानी गई है, जब रजो दर्शन स्टार्ट हुआ है जब से, और जब रजो निवृत्ति हुई है। ठीक है, तब से ये होती है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही बात है। जब से रजो धर्म स्टार्ट होता है और जब रजो धर्म जो होता है बंद होता है, तब से तब तक ही जनन काल माना गया है स्त्रियों में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण जो होता है किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स के द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इनका निमोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना और निषेचन न होने पर की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि निषेचन न होने की स्थिति में इसका टूटना शामिल है। भाई जब निषेचन नहीं हुआ है तो उस चीज का होगा क्या, तो वो वहां पे टूट जाता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो क्या करता है, वो उसका विभाजन करता है। ठीक है, तथा गर्भाशय के विकास के लिए स्थापित हो जाता है। भाई निषेचन होगा तो वहां पे क्या होगा, उसका विभाजन होगा, फिर गर्भाशय का जो है वहां पे विकास जो होता है वो स्थापित हो जाता है, जो कि हमने डिस्कस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, आगे जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। भाई संतान जो है उसका लिंग निर्धारण कैसे होगा। ठीक है, लिंग निर्धारण कैसे होगा ये चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है, मैंने अपनी माँ और चाची की बातें, माँ और चाची को बातें करते हुए सुना कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की। मुझे जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है। निषेचित अंडाणु लड़के अथवा लड़की में विकसित होगा। मतलब वो ये जानना चाहती है कि भाई जो बच्चा होने वाला है उसकी चचेरी बहन का वो लड़का है लड़की है, इस चीज का निर्धारण कैसे होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है लड़का या लड़की, कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग का निर्धारण का संदेश है। मतलब जो निषेचित अंडाणु जो होता है, ऐसा अंडाणु जिसका निषेचन हो चुका होता है, वही डिसाइड करता है कि शिशु का लिंग जो है वो क्या होगा। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे जैसी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। तो ये जो निर्धारण होता है कैसे होता है, अंडाणु में क्या होते हैं, कुछ धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। उसी से ही निर्धारित होता है कि भाई लड़का है या लड़की है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। तो गुणसूत्र जो होते कहाँ होता है, कोशिका जो होती है उसके केंद्रक में उपस्थित है। ठीक है, सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कोई भी मनुष्य, सभी मनुष्य जो होते हैं उनकी कोशिकाओं में कितने जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्रों के। तो ये बात जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डॉटेड कर देती हूँ। भाई 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं सभी मनुष्यों की कोशिकाओं में। ठीक है, कोशिकाओं के जो केंद्रक होते हैं उनमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से दो गुणसूत्र मतलब एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है, जिसको हम लिंग सूत्र कहते हैं। ठीक है, जिन्हें एक्स और वाई भी कहते हैं। ठीक है, एक्स और वाई कहते हैं। स्त्रियों में क्या होता है, स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में कितने एक्स गुणसूत्र होते हैं, 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में एक्स और वाई दोनों ही गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, मतलब इस तरीके से 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में क्या होता है,
एक एक्स होता है और एक वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक, जिसको हम क्या कहते हैं, नाड़ु शुक्राणु कहते हैं, में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। तो युग्मक में क्या होता है, गुणसूत्रों का ही जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक्स गुणसूत्र होता है। जो निषेचित नहीं होता है उस अंडाणु में हमेशा एक्स ही रहता है। परंतु शुक्राणु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक जो होता है, एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र होता है और दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। तो शुक्राणु जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक में एक्स गुणसूत्र होता है और दूसरे में वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। जब मैं पढ़ती थी मुझे कुछ नहीं समझ में आया था, मैंने बस रट लिया था बस। ठीक है, देखिए अब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, यहाँ पे 7.4 चित्र में देख रहे हैं। ये कह रहे हैं जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में तो एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र हैं तो युग्मनज जो है नर शिशु में विकसित होगा। इस चीज को समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ पे हम इस डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम है वो किस लिए दिया गया है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे हो। तो भाई ये क्या है, लड़का है और ये है लड़की, या कह लो ये नर है और ये है मादा। ठीक है, इधर ही रख दो अभी, उधर ही रख दो। ठीक है, लड़के में क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र होता है, सॉरी, हाँ, एक एक्स गुणसूत्र होता है, एक वाई गुणसूत्र होता है। दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं, जिसमें से एक में एक्स होता है, दूसरे में वाई गुणसूत्र होता है। पर जो लड़की होती है इसमें दो एक्स होते हैं। क्या होते हैं, दो एक्स होते हैं। जब लड़के का, ठीक है, ये यहाँ पे शुक्राणु है मतलब नर युग्मक है। ठीक है, जब और लड़की के पास दोनों ही क्या है, एक्स है। ठीक है, मादा के पास एक्स है। जब वाई और एक्स मिलते हैं तब क्या मिल होता है, नर का उत्पादन होता है, मतलब नर शिशु बनता है, मतलब लड़का बनता है। ठीक है, जब एक्स एक्स मिलते हैं, या कह लो शुक्राणु से एक्स निकला और लड़की के पास तो एक्स होता ही है। ठीक है, शुक्राणुओं के पास जो था वो एक्स था और मादा के पास भी एक्स था, या कह लो लड़की के पास भी एक्स था। एक्स एक्स मिलकर क्या बनाया, मादा शिशु, या कह दो लड़की, लड़की पैदा होगी। ठीक है, जब एक्स एक्स मिलेगा लड़की पैदा होगी, जब एक्स वाई मिलेगा तब लड़का पैदा होगा। ठीक है, अब शुक्राणु ही डिसाइड करते हैं, लड़कियों के पास तो एक्स ही है। ठीक है, अब न लड़के ही डिसाइड करते हैं, लड़के मतलब लड़कों का ही मतलब लड़कों के शुक्राणु जिस पैटर्न में आ पाए, एक्स आते हैं तो लड़की ही पैदा होगी, वाई आते हैं तो क्या होगा, लड़का पैदा होगा। तो जो डिपेंड करता है लड़की और लड़का पैदा होने ना, वो डिपेंड करता है लड़कों के शुक्राणुओं पे। लेकिन ब्लेम क्या, हमारे इंडिया में ब्लेम किया जाता है लड़कियों को, बहुओं को, या कह लो कुछ भी। ठीक है, कि भाई तुमने लड़की पैदा कर दी, लड़की पैदा कर दी, लड़की पैदा कर दी, कितने सारे अत्याचार होते रहते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, लड़की पैदा होना डिपेंड करता है लड़कों पे, हालांकि लड़कों के हाथ में भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसका जो कॉज होता है वो लड़के ही होते हैं, लड़कियों का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता है। लड़कियों के पास सिर्फ एक्सी गुणसूत्र होते हैं, लड़कों के पास दोनों, नर और मादा दोनों ही गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई। वही उनका इस प्रोनाउन डिसाइड करता है क्या क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे हम देखते हैं, जब आप ये जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है, तो यह बात यहाँ पे भी लिखी है। तो लिंग का निर्धारण किससे होता है, पिता के लिंग के गुणसूत्रों के द्वारा ही होता है। यह धारणा है कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, जो कि पूर्णतः निराधार है, मतलब पूर्णतः गलत है एवं अन्याय संगत है। मतलब ये चीज बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है कि उसका जो ब्लेम है वो लड़कियों पे दिया जाए। आगे यहाँ पे लिखा है लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन हमारे कौन से होते हैं।
तो 7.3 चित्र का पुनः अवलोकन कीजिए। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जनन अंगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि जो होते हैं कि जनन हार्मोन को स्रावित करने के लिए उद्दीपित करते हैं। आप ये पढ़ चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है। तो पीयूष ग्रंथि क्या है? एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो पीयूष ग्रंथि किससे जुड़ी होती है? एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है वृषण अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावित भी हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो होती है वृषण अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल जैसी कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं। मतलब पीयूष ग्रंथि के जैसे ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में सिर्फ पीयूष ग्रंथि है, इसके अलावा भी हमारे पास कई सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि थायराइड है, अग्नाशय, एड्रिनल है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि हमारी कहाँ पे होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारी पीयूष ग्रंथि है और ये जो है ये हमारी थायराइड ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि की बात करते हैं तो ये जो है, ये वाली जो है वो हमारी क्या है? एड्रिनल ग्रंथि है। ये वाली एड्रिनल ग्रंथि है। ये हमारा अग्नाशय है और ये क्या है? स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, और ये जो है वो क्या है? वृषण है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, पूछो और पहली को याद है कि एक बार जब आप अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे तब उन्होंने वहां काका के नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ था और उभरा हुआ था। उसकी बुआ ने उन्हें बताया काका गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त हैं जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। काका की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है। तो यहाँ पे गले में फूला हुआ था और उनको हुआ क्या था? गायटर नामक, मतलब गायटर नामक कुछ बीमारी हो गई थी। उसमें क्या होता है उनकी, इस बीमारी में क्या होता है? थायराइड, ये जो बीमारी होती है थायराइड ग्रंथि का एक रोग है जिसमें क्या होता है, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो थायरॉक्सिन का उत्पादन नहीं करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है, जिससे क्या होता है? गला जो होता है वहां पे फूल जाता है। उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफा जी मधुमेह से पीड़ित है। मधुमेह का मतलब डायबिटीज से पीड़ित है, क्योंकि उनका अग्नाशय जो है इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन नहीं करता है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में उसका उत्पादन नहीं कर रहा है। भाई देखो, जब थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पा रहा होता है तब थायराइड हो जाता है या कह लो गायटर हो जाता है। यहाँ पे गला जो होता है फूल जाता है। जब हमारा अग्नाशय जो होता है वो इंसुलिन का प्रॉपर श्रावण नहीं कर पा रहा होता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का को श्रावित नहीं कर पा रहा है प्रॉपर मात्रा में, तो क्या हो जाता है? मधुमेह या कह लो डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, बूझो और पहली ने उनके दवा खाने में संगीत चार्ट में दर्शाया गया एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पूछा। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एड्रिनल ग्रंथि। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एड्रिनल ग्रंथि जो होती है ऐसे हार्मोन स्रावित चलती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करती है। एड्रिनल जो होता है एड्रेनालिन नामक हार्मोन का स्रावण भी करती है। तो अब उन्होंने एड्रिनल के बारे में क्या पढ़ा? एड्रिनल जो होती है, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है? एड्रेनालिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है जो हमारे शरीर में नमक का बैलेंस बनाए रखती है। ठीक है, तो एड्रेनल क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव से संयोजन का कार्य करती है। मतलब हमारे शरीर में जो होने वाले इमोशंस होते हैं, क्रोध, चिंता, उत्तेजना, इन सबको बैलेंस बनाने का काम जो होता है वो हमारी कौन सी ग्रंथि करती है? एड्रेनल ग्रंथि करती है। थायराइड एवं एड्रेनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही हार्मोन का श्रावण करती है। तो एक तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं एड्रिनल ग्रंथि है और जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, इन दोनों का बॉस कौन है? पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि के आदेश के अनुसार ही ये थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि जो है अपने हार्मोन्स का श्रावण करती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो होती है वो वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है। मतलब पीयूष ग्रंथि के द्वारा हम कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और
वृद्धि हार्मोन भी स्रावित होता है, जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद वो जो कहता है, क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं? क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है? तो ये बात बिल्कुल सही है, अन्य जंतुओं में भी भाई उनका हार्मोन का स्राव तो होगा ही, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कीट एवं मेढक, इनका जो जीवन चक्र है उसको पूर्ण करने में हार्मोन्स का क्या योगदान है। तो यहाँ पे हमने पिछले चैप्टर में मेढक के बारे में देखा था। आप मेढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं, पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था। टैडपोल को वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। तो टैडपोल क्या होता है? जो मेढक के बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, संतान होती है, उसको हम टैडपोल बोलते हैं। ठीक है, अब टैडपोल से वयस्क मेढक कैसे बनते हैं वो क्रिया भी हमने देखी थी। तो उसको ही हमने क्या बोला था? कायांतरण बोला था। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, लार्वा से वैक्स बनने के इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? कायांतरण। लार्वा मतलब टेडपोल, टेडपोल या कह लो लार्वा से जब वयस्क मेढक बनता है तो इसमें जो परिवर्तन होता है लार्वा से मेढक तक बनने का, तो इसको ही कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। और कीटों में जो कायांतरण होता है वो किस हार्मोन के द्वारा होता है? कीट हार्मोन के द्वारा होता है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन का नियमन नियमन करता है। तो मेढक में क्या होता है? थायराइड जो होता है वो क्या करता है? एक हार्मोन स्रावित करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। क्या करता है? इसका नियमन करता है। ठीक है, थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन अ, जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में क्या होना चाहिए? आयोडीन की उपस्थिति होनी चाहिए। मतलब थायरॉक्सिन का उत्पादन जब ये कर रहे हैं, ठीक है, तो जल में क्या होना चाहिए? आयोडीन जो होना चाहिए, आयोडीन की उपस्थिति जो है आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल जो है वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। भैया आयोडीन इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर मेढक जो हमारे मतलब मेढक जो है वो जो बच्चे पैदा कर रहे हैं या कह लो टेडपोल से उनका लार्वा है, उसका कायांतरण वयस्क मेढकों में तभी हो पाएगा जिस जल में वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, टेडपोल बना रहे हैं, उसमें आयोडीन का होना जरूरी है, वरना उनके मेढक जो है वयस्क मेढक में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे। इसलिए आयोडीन का उनकी वृद्धि के लिए होना आवश्यक है। तो यहाँ पे बूझो कुछ कह रहा है, यहाँ पे बूझो कह रहा है कि यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या उन्हें थायरॉक्सिन की कमी के कारण गाइटर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हाँ। भाई आयोडीन नमक खाना जरूरी है, लेकिन आयोडीन नमक के साथ साथ सेंधा नमक भी खाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हमारे आहार में हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है जिससे क्या हो जाता है? थायराइड हो जाता है। और थायराइड होने से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि जो होती है वो आयोडीन की कमी होने से थायराइड ग्रंथि जो होती है वो क्या कहें, थायरॉक्सिन जो है हार्मोन स्रावित नहीं कर पाता है, जिससे क्या हो जाता है? राइटर हो जाता है, गले में यहाँ पे सूजन टाइप में आ जाती है। तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्रियाकलाप 7.3 दिया गया है, किसी पत्रकार अथवा डॉक्टर से सूचना एकत्र कर आयोडीन मुक्त नमक के उपयोग पर एक नोट तैयार कीजिए। ये आयोडीन युक्त नमक पर क्या करना है? एक नोट तैयार करना है। इसकी जानकारी इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। भाई आपको पता करना है कि आयोडीन नमक खाने से क्या क्या होता है, ना खाने से क्या क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास आया है 7.9 हेडिंग जिसका नाम है जननात्मक स्वास्थ्य। जननात्मक स्वास्थ्य व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होने उससे व्यक्ति का उस व्यक्ति का स्वास्थ्य बढ़ाता है। मतलब ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो कायिक मतलब शरीर से, कायिक मतलब शरीर से, और मानसिक मतलब दिमागी तौर पर विसंगति मुक्त मतलब बीमारियों से मुक्त हो। विसंगति मुक्त मतलब बीमारियों से मुक्त हो। तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। फिर उसकी समझ लो वो स्वस्थ है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे क्या चाहिए होता है? संतुलित आहार की आवश्यकता होती है।
व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन है, पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए? स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब खुद की साफ सफाई पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, ठीक है। सफाई आसपास भी रखनी चाहिए, ठीक है। और शारीरिक व्यायाम मतलब डेली व्यायाम भी करना चाहिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें भी अधिक आवश्यक हो जाती हैं। मतलब जब किशोरावस्था में रहते हैं तभी ये सारी चीजों का ध्यान जो है वो ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि इस समय शरीर जो होता है अपनी ग्रोथ कर रहा होता है, अपनी वृद्धि कर रहा होता है, ठीक है। जीवन के महत्वपूर्ण एज पे होता है, पड़ाव पे होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है किशोर की पोषण आवश्यकता। अब किशोरों को कौन कौन से पोषण चाहिए होते हैं? किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था होती है, ठीक है। अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आहार नियोजन का मतलब खाने को ना बहुत ही सोच समझ के खाना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी किए जा रहे हो, ठीक है। सोच समझ के एक संतुलित आहार लेना चाहिए, ठीक है। आपको सावधानी रखनी चाहिए, खाने खाते पीते टाइम कुछ भी आप उल्टा सीधा ना खाओ। आप पढ़ ही चुके हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। भाई संतुलित आहार वो होता है जिसमें हमारी विटामिन, खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में क्या क्या होना? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज का पर्याप्त मात्रा में होना, ठीक है। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी होती है, चावल होती है, दाल होती है, सब्जियां होती है, एक कैसा आहार है? एक संतुलित आहार ही है। हमारा जो इंडियन फूड है जो हम खाते हैं तो वो हमारा संतुलित आहार ही माना जाता है, क्योंकि इसमें रोटी भी होती है, चावल भी होता है, ठीक है, दाल भी होती है, दाल में प्रोटीन होते हैं, सब्जियों में खनिज और विटामिन भी होते हैं, ठीक है, आयरन वगैरह होता है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है। कई सारी चीजें, लगभग सारी चीजें हमारे भोजन में, इंडियन फूड में मिल जाती है। इसीलिए भारतीय भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। दूध अपने आप में क्या है? एक संतुलित भोजन, संतुलित आहार मतलब आप कुछ भी नहीं खा रहे हो, दूध ही पी रहे हो ना, तो भी वो संतुलित आहार ही माना जाएगा। फल भी हमें क्या देते हैं? पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है। तो शिशुओं को क्या मिलता है? अपनी माँ से संपूर्ण पोषण मिलता है, मतलब जिसकी उन्हें जरूरत होती है। तो माँ के दूध से जो शिशु होता है छोटा, वो अपनी माँ के दूध से ही अपने उसको जो भी चाहिए होता है, ठीक है, वो उसकी माँ के दूध से ही मिल जाती हैं सारे चीजें जो होती हैं। असंतुलित आहार में जो होती हैं वो सारी चीजें उसको मिल जाती है। लोह जिसको हम आयरन कहते हैं तत्व रुधिर का निर्माण करता है। लोह जो होता है, आयरन जो होता है, उससे क्या होता है? रुधिर का निर्माण होता है, मतलब खून का निर्माण होता है। तथा लोह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तेदार सब्जियां, गुड़, संतरा, आंवला किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं, मतलब जिससे खून की बढ़ोतरी होती है, जिससे खून बनता है, ठीक है। तो ऐसे खाद्य पदार्थों को किशोरों को जरूर खाना चाहिए। खून बनने वाले खाने कौन कौन से होते हैं? हरे पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, हम नहीं खाएंगे। गुड़, मांस, संतरा, आंवला, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं इनसे क्या बनता है? खून बनता है। तो ये किशोरों को जरूर खाना चाहिए। यहाँ पे लिखा है अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन में खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। क्या भोजन संतुलित एवं पोषक है? क्या इसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? क्या इनमें दूध, मांस, नट, दालें भी शामिल है जो वृद्धि योग्य प्रोटीन प्रदान करती हैं? तो ये सारी चीजें जो है आपको रात में के खाने में चेक करना है खुद को, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है। ये कह रहे हैं क्या इनमें वसा, शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखना है। फिर यहाँ पे लिखा है फल एवं सब्जियां क्या स्थान है जो हमारे रक्षी भोजन में, मतलब फल और सब्जियों का हमारे जीवन में क्या स्थान है? इनको हम रक्षी भोजन क्यों कहते हैं? रक्षी भोजन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे शरीर की रक्षा करने वाला भोजन, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है चिप्स तथा पैक किए हुए जो डिब्बा बंद खाद्य होते हैं, खाने वाली चीजें होती हैं, ये स्वादिष्ट तो होती हैं परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनमें पोषक जो होते हैं पर्याप्त मात्रा में नहीं होते, उल्टा वो हमें क्या करते हैं? नुकसान ही पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कभी कभार महीने में एक दो बार खा ली दो बात ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं है आप डेली खा रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, जैसे यही खा रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? क्रियाकलाप 7.4 अपने मित्रों के साथ एक समूह बनाएंगे।
उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो आपने पिछले दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन में, रात्रिकालीन में खाए थे। तो आपको एक बनाना है, सारणी टाइप में बनाना है। उन खाद्य पदार्थों की पहचान कीजिए जो समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। अब उनको पहचानना है जो हमारे उसके लिए जो हमारी वृद्धि के लिए आवश्यक है। उनको उनकी एक लिस्ट बना देनी है। जंक फूड की भी पहचान करनी है जो आपने पिछले दिन खाया था। तो आपने जो ऐसे चीजों की भी पहचान करनी है जो आपने पिछले दिन खाया था, जो जंक फूड वगैरह होते हैं, जैसे कि समोसा है, मोमोज है, टिक्की है, ये सारी चीजें, इनकी भी आपको एक लिस्ट बनानी है। फिर यहाँ पे क्रियाकलाप 7.5 दिया गया है। ये कह रहे हैं चित्र 7.6 से प्रेरणा लेकर चार्ट अथवा पोस्टर बनाकर अपनी कक्षा में लगाइए जिससे आप किशोर की आहार संबंधी आवश्यकता के प्रति सचेत रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको करनी है, कर पाओ तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसके लिए आप अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग कर इसे विज्ञापन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इस विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो हमारी ये दिखाई गई हैं जो पोषक पदार्थ के रूप में है, जैसे मांस है जिसे नहीं खाना चाहिए, सब्जियां हैं खाना चाहिए, फल खाने चाहिए, दूध खाना चाहिए, अंडे नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और ये कुछ दालें हैं, चावल हैं, राजमा है। ठीक है, ये सारी चीजें लेना चाहिए। इनको भाई ये सारी चीजें जो है वो क्यों नहीं खानी चाहिए? हम जिस चीज का मांस खा रहे हैं, क्या जानवर कभी बीमार नहीं होते? क्या मुर्गियों से तो वैसे भी जब अंडे जो है जबरदस्ती पैदा कराए जाते हैं। ठीक है, तो वो तो हेल्दी हो ही नहीं सकते, उसकी तो बात ही छोड़ दो। जानवर क्या बीमार नहीं होते? उनको कोई बीमारी नहीं होती। आप जिस जानवर का मांस खा रहे हो, क्या क्या उसकी गारंटी है वो पूरी तरीके से स्वस्थ जानवर था? भाई इसको मान लो कोई रोग था, वही मांस आपने खाया, क्या वो रोग आपको नहीं लगेगा? ये जो फ्लू वगैरह फैलते तो इसी तरीके से। तो मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें जो है वो आपको खानी चाहिए। हाँ, रखिए आपके बुक में दे के रखा है तो देने से क्या होता है, पर आपको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है व्यक्तिगत स्वच्छता। ये क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। प्रतिदिन एक बार स्नान तो करना ही चाहिए। ठीक है, यही हमारी क्या होती है? व्यक्तिगत स्वच्छता होती है। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि स्वेद ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। ठीक है, तो क्या करना है भाई? किशोरों को तो जरूर नहाना चाहिए क्योंकि जो स्वेद ग्रंथियां होती हैं उनका विकास हो रहा होता है। ठीक है, तो उनसे क्या आने लगती है? उनसे बदबू जो है वो आने लगती है। अगर आप नहीं नहाओगे तो और ज्यादा बदबू आएगी। तो कम से कम एक बार तो नहा ही लेना चाहिए। ठीक है, शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय, मतलब के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोना चाहिए, मतलब अच्छे से पूरी बॉडी को साफ करना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहेगा। मतलब अगर आपने सफाई नहीं रखी तो जीवाणु संक्रमण हो जाएगा। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उन्हें अपने ऋतुस्राव का चक्र ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब हमेशा अपनी डेट वगैरह जो है वो याद रखनी चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन, घर पर तैयार किया गया कपड़े का पैड इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार हर 4-5 घंटे में नैपकिन या घर पर तैयार किया गया पैड उसको बदलना चाहिए। ठीक है, ये सारे काम जो है लड़कियों के हैं तो उन्हें ये करना चाहिए। शारीरिक शारीरिक व्यायाम की यहाँ पे बात की गई है। तो ताजी हवा में टहलना, खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। तो ताजी हवा में हमें टहलना चाहिए, खेलना चाहिए। ये क्या करता है? शरीर को चुस्त, मतलब एक्टिव बनाता है, स्वस्थ रखता है। सभी युवा किशोर लड़के एवं लड़कियों को क्या करना चाहिए? टहलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, बाहर खेलना चाहिए। क्या करना चाहिए? खेलना भी चाहिए। अब भ्रांतियां क्या क्या हैं, क्या सत्य अवधारणाएं हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये चीजें जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अध्याय 6 में हमने क्या पढ़ा था? अध्याय 6 में और इस अध्याय में आपने मनुष्य के जनन संबंधी वैज्ञानिक तथ्य सिद्धांतों के विषय में पढ़ा। ठीक है, हमने चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। अब यहाँ पे कौन सी चीजों की बातें कर रहे हैं ये हम अभी देखते हैं। इन्होंने कहा ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित हैं जिन्हें आपको जान कर किशोर होने के नाते छेड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना चाहिए, सॉरी छोड़ना चाहिए। मतलब किशोर, आपको पता है कि ये चीजें जो है असत्य हैं, ये भ्रांतियां हैं,
फालतू की बातें हैं तो ये हमें क्या कर देना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए। उदाहरण के लिए किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियां, असत्य अवधारणाएं। अब अवधारणाएं हैं क्या भाई, बताओ जल्दी। इन्होंने कहा इनमें से कुछ को नीचे दिया जा रहा है। अब आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि यह मिथ्य अथवा असत्य धारणा है, इसका कोई आधार नहीं। ठीक है, आगे बताओ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे ये भ्रांति तो मैंने भी नहीं सुनी है, मैंने पहली बार सुनी है, पहली बार पढ़ी है। यहाँ पे क्या लिखा है, ऋतुस्राव, ठीक है, रजोधर्म, पीरियड्स के टाइम अगर कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वो गर्भवती हो जाती है, ठीक है। तो ये भ्रांति है। यहाँ पे लिखा है संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी होती है। तो ये चीज तो मैंने आपको बताई कि भाई माँ नहीं उत्तरदायी होती है, पुरुष उत्तरदायी होता है। फिर यहाँ पे लिखा है ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई में काम करना निषिद्ध है। तो ये भी भ्रांति है, फिलहाल मेरे घर में तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है ये एक निषिद्ध है, मतलब गलत बात है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आपको ऐसे अन्य अनेक कथन एवं मिथ मिलेंगे जिसका कोई आधार नहीं है, उनको उखाड़ कर फेंकिए और छोड़िए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे काफी लंबी चौड़ी बात दी गई है जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये बात क्या है, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है किशोर द्वारा गर्भधारण। आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत, मतलब विधि संगत का मतलब कानूनी आयु जो है लड़कियों के लिए कितनी है, 18 वर्ष, और लड़कों के लिए 21 वर्ष। मतलब हमारे देश में अगर विवाह करना है न्याय संगत तरीके से, कानूनी तरीके से, मतलब करना तो पड़ती है कानूनी तरीके से। तो एज जो दी गई है लड़कियों की 18 वर्ष दी गई है, लड़कों की 21 वर्ष दी गई है। इसका कारण है टीन आयु, मतलब टीनेज या किशोर कह लो। ठीक है, लड़कियां जो होती हैं शारीरिक और मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती। मतलब इसके पहले टीन एज में जो क्या होता है कि जो लड़कियां टीन एज में क्या होता है, लड़कियां जो होती है मतलब टीन एज से पहले, 18 से पहले जो होती है लड़कियां, वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अ- या कह लो माँ बन, जब भाई शादी होगी तो माँ तो बनेंगे, तो उसके लिए वो पूर्णतः तैयार नहीं होती है। मतलब वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिक प्रवृत्ति जो होती है वो बच्ची ही होती है, तो वो छोटी होती है, तो वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होती है। बाल विवाह जो होता है कम उम्र में विवाह बोला जाता है। मातृत्व से माँ और संतान दोनों ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। मतलब जब हम छोटी एज में विवाह कर देते हैं तो क्या होता है, तो एक तो वो खुद से ही मतलब छोटी होती हैं, वो मेच्योर नहीं हो पाती हैं, तो वो खुद को ही नहीं संभाल पाती हैं, तो अपने बच्चों को कैसे संभाल पाएंगी। तो मतलब कई सारी चीजें, कई सारी प्रॉब्लम्स, हाँ सब सब संभाल लेते हैं, ऐसा नहीं है हमारे पुराने जमाने में संभाला नहीं है, सब संभाला है। फैमिली सपोर्ट मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही बोला जाता है कम मतलब उम्र में विवाह नहीं करना चाहिए। ओके, ये बच्चे और माँ दोनों के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा रहता है। सबसे मेन बात तो ये है कम उम्र में बच्चा पैदा करना इज टू टिपिकल फॉर एक गर्ल। ठीक है, वो उसकी जान के लिए भी खतरा होता है, बच्चे के लिए, उम्र के लिए भी। तो इस वजह से बोला जाता है कम उम्र में विवाह जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है, और भाई कई सारे रीजंस रहते हैं। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है, क्योंकि मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, वो मानसिक पीड़ा से भी ग्रस्त रहती है। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रियाकलाप 7.6। अपनी कक्षा में उन सहपाठियों के आंकड़े एकत्र कीजिए जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। मतलब आपको अपनी कक्षा में पता करना है जो डेली व्यायाम करते हैं, तथा उनके आंकड़े भी एकत्र करना है जो व्यायाम नहीं करते हैं। क्या आपको उनकी चुस्ती और स्वास्थ्य में कोई अंतर दिखाई देता है? नियमित व्यायाम के लाभ पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। मतलब आपको अपनी कक्षा में पता करना है जो व्यायाम करते हैं और जो व्यायाम नहीं करते हैं। आपको देखना है कौन एक्टिव है, व्यायाम करने वाले ज्यादा एक्टिव है, जो व्यायाम नहीं करते हैं वो ज्यादा एक्टिव है, इस चीज का पता लगाना है। फिर यहाँ पे लिखा है नशीली दवाओं का निषेध करें।
मतलब नशीली दवाएं जिनको हम ड्रग्स कहते हैं उनका निषेध के बारे में यहाँ पे बोला गया है। किशोरावस्था व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है। मतलब किशोरावस्था जो होता है वो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक सक्रियता, मतलब इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है थोड़ा एक्टिव ज्यादा होता है, जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। मतलब जो वृद्धि काल का मतलब जो हमारी ग्रोथ हो रही होती है उसका एक सामान्य हिस्सा है। ठीक है, मतलब कि हाँ किशोरावस्था में ऐसा होता है। अतः भ्रमित अगर असुरक्षित ना महसूस करें, तो मतलब कई सारी चीजें जो कई सारे चैलेंजेस जो होते हैं इस एज में आते हैं, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीजें जो है नेचुरल है, जो कि होती हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको बताता है कि किसी ड्रग के सेवन से आप अच्छा या तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो इसके लिए ना कहना ही चाहिए। ठीक है, जब तक बात दवा डॉक्टर द्वारा ना दी गई हो। मतलब आपको लग रहा है कि भाई आप किशोर टीन एज में हो, आप किशोरावस्था में हो, आप थोड़ा मतलब परेशान होता है कि तनाव आता है, टेंशन होती है, अजीब अजीब से इमोशंस हमारे जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो आपको लग रहा हो कि भाई हम, कोई आपसे कह दे कि ये दवा खा लो, ये अच्छी चीज है, इससे तुमको अच्छा महसूस होगा, तुम एक्टिव फील करोगे, इस तरीके से कुछ भी बोले तो आप वो खा लो। तो इस तरीके का सेवन नहीं करना चाहिए अगर आपको वाकई में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आप तनाव महसूस कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो फालतू की, तो क्या करना, बट डॉक्टर के पास जाओ। जब आपको डॉक्टर दवा देगा वही लो, फालतू की किसी की दी हुई दवा को यूज नहीं करना चाहिए। ड्रग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं। अगर आपको इनकी लत पड़ जाती है तो आपको इन्हें बार बार लेना पड़ता है, बार बार लेने की इच्छा होती है। अगर आपको ये बार बार लेना पड़ रहा है तो आपको ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। बाई चांस अगर आपको ये नहीं मिला, ठीक है, आपकी तो लत पड़ गई, आपको नहीं मिला, तो आप खुद को हार्म करने का, खुद को मारने का भी प्रयास कर सकते हो। तो इसलिए ये सारी चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। ये स्वास्थ्य और खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देता है। ठीक है, आपने एड्स के विषय में तो अवश्य सुना होगा। एचआईवी नामक खतरनाक विषाणु के द्वारा होता है। तो एड्स जो होता है किससे होता है, एचआईवी नामक एक विषाणु होता है उससे होता है। या वायरस जो होता है एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए, ठीक है, इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। मतलब इसके फैलने का तरीका बताया गया है। एक तो क्या होता है फैलने का तरीका, अगर कोई एड्स पीड़ित व्यक्ति है और उसकी लगाई हुई सुई आपने यूज कर ली, या उसका उसका खून किसी न किसी कारण से आपके खून के संपर्क में आ गया, तो ये फैल जाएगा। ठीक है, तो कई सारे रीजन हैं, तो उससे फैलता है। दूसरा रीजन यहाँ पे दिया गया है, वायरस का संक्रमण दूसरे व्यक्ति के माध्यम से किसी पीड़ित व्यक्ति में माँ के दूध से भी हो जाता है। मतलब माँ के दूध से किसको होगा, शिशु को हो सकता है। एचआईवी पीड़ित व्यक्ति के साथ आप अगर लैंगिक संपर्क करते हैं तो भी आपको हो सकता है। कुछ रीजन्स है जिनसे ये एचआईवी एड्स जो है वो फैल सकता है। तो यहाँ पे ये चीजें बताई गई हैं। तो इसी के साथ जो है एड्स के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है, एडम सेपल जिसको हम क्या बोलते हैं कंठमणि, जो जब लड़कों में हाइट एकदम से वृद्धि हो जाती है तो उनके यहाँ पे गले में वोकल, यहाँ पे जो हमारा वो होता है ग्रंथि होती है जिससे स्वर तंत्र होता है, उसका साइज बढ़ जाता है, तो वो यहाँ पे निकल आती है, हड्डी टाइप में निकल आती है। तो वही हमारा होता है एडम सेपल, जिसको हम कंठमणि करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। जिसे हम लड़कों की आवाज फटी फटी लगती है। किशोरावस्था के बारे में पढ़ा, एड्रिनलिन पढ़ा, संतुलित आहार हमने पढ़ा, अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ी, एस्ट्रोजन जो कि गर्ल्स में होता है, हार्मोन्स पढ़े, इंसुलिन पढ़ा, पीयूष ग्रंथि पढ़ी, यौवन आरंभ पढ़ा कैसे होता है, और जनात्मक स्वास्थ्य पढ़ा, गौर लैंगिक लक्षण, लिंग गुणसूत्र, लक्ष्य स्थल, टेस्टोस्टेरोन और थायरॉक्सिन, सौर यंत्र, ये सारी चीजें जो है वो हमने यहाँ पे पढ़नी। एक बार हम इसको रिवाइज भी कर लेते हैं, जो सारी हमने चीजें पढ़ी है रिवाइज करने से क्या होगा, जो भी हमने पढ़ा है वो हमको लर्न रहेगा। इसलिए अभी जाना नहीं है, रिवाइज करना है। और आपको एक बार हम बोल देते हैं, कुछ बच्चे जो हैं मुझे पता है भाग जाएंगे, कहेंगे बहुत लंबा चैप्टर था मैम, थक गए हैं थक गए हैं। तो 2 मिनट और रुक जाओ, नहीं रुकना है तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाओ, मेरा अगर पढ़ाना अच्छा लगा हो लाइक करते हुए जाना। नेक्स्ट क्लास जो आएगी वहां पे हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, तो इतना काम जो है आपको करके जाना है, और हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना।
सब कुछ फ्री में एक्सेस चाहिए तो 5 स्टार की रेटिंग देना मत भूलिएगा। तो हमारे ऐप को, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने दोस्त में शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं, 2 मिनट का काम है। तो हमने क्या क्या सीखा था। पहला जो था वो है, यौवन आरंभ होने पर व्यक्ति जनन के सक्षम हो जाता है। मतलब जब यौवन आरंभ होता है तो व्यक्ति जो होता है जनन के सक्षम हो जाता है, मतलब वो बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाता है। ठीक है। 11 वर्ष की आयु से लेकर 19 वर्ष की आयु जो होती है वो क्या कहलाती है, किशोरावस्था की आयु कहलाती है। यौवन आरंभ का प्रारंभ जो होता है वो जनन अंगों में वृद्धि होती है। मतलब जो यौवन आरंभ होता है, यौवन आरंभ होता है, उसका प्रारंभ होने पर जनन अंग जो होते हैं उनमें वृद्धि होती है तथा शरीर के विभिन्न स्थानों पे क्या होने लगते हैं, बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्किन जो होते हैं विकसित होने लगते हैं, लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है। किशोरावस्था में स्वर यंत्र की वृद्धि होने के कारण लड़कों की आवाज जो होती है वो क्या होती है, फटने लगती है। किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। यौवन आरंभ में जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब हार्मोन से नियंत्रित करते हैं उनका परिपक्व होना। फिर है हार्मोन अंतरस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ में जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। मतलब हार्मोन जो होते हैं, अंतरस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उनसे स्रावित पदार्थ होते हैं। तो अंतरस्रावित ग्रंथियों से ही जो हार्मोन्स होते हैं वो स्रावित होते हैं, वो कहाँ पहुंचाए जाते हैं, रुधिर में पहुंचाए जाते हैं। ठीक है। पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है। तो पीयूष ग्रंथि भी क्या करती है, हार्मोन का स्रावित करती है। जैसे कि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है तथा अन्य ग्रंथियों जैसे वृषण, अंडाशय, थायराइड, एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करती है। मतलब इनका कंट्रोल जो होता है, जो थायराइड ग्रंथि होती है और एड्रिनल ग्रंथि होती है, इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं, इनसे क्या, कैसे, कितनी मात्रा में क्या निकलना है, ये सारा काम जो होता है वो कौन देखती है, पीयूष ग्रंथि देखती है। अग्नाशय इंसुलिन का हार्मोन उत्पादन करती है। थायराइड से थायरॉक्सिन का उत्पादन होता है और एड्रेनल से एड्रेनलिन का हार्मोन्स का उत्पादन होता है। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी थी। फिर टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो नर हार्मोन होता है तथा एस्ट्रोजन जो होता है मादा हार्मोन होता है। गर्भाशय की दीवार पर निषेचित अंडाणु को ग्रहण के लिए अपने आप को तैयार करती है। तो गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय की दीवार जो होती है वो क्या करती है, निषेचित जो अंडाणु होते हैं उनको ग्रहण करने के लिए खुद को तैयार करती है कि भैया यहाँ पे एक युग्मनज आने वाला है, एक निषेचित अंडाणु आने वाला है जिसकी मुझे देखरेख करनी है, तो तैयारी कर लो। निषेचित न होने की अवस्था में गर्भाशय की दीवार जो होती है उसकी आंतरिक सतह जो होती है वो निस्तारित होकर शरीर से बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है। मतलब उसकी जो दीवार जो होती है जिसने खुद को तैयार करके रखा होता है ऑलरेडी, वो टूट जाती है, निस्तारित हो जाती है। वो जब रजोधर्म आता है या कह लो ऋतुस्राव होता है, उसमें रक्त के साथ वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। अजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण जो होता है इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मनज में एक्स एक्स गुणसूत्र है या एक्स वाई गुणसूत्र। ठीक है। इससे एक्स एक्स गुणसूत्र या एक्स वाई गुणसूत्र से ही पता चलता है कि लड़का है या लड़की है। ठीक है। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। तो कुछ चीजें जो थी हमने रिवाइज कर ली। ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं जिनको हम क्या कब कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।